बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 भूगोल विषय का अध्ययन हम कर रहे थे। उसमें हमारे 13वां जो लेशन है भारत जनसंख्या वितरण वृद्धि और घनत्व वाला जो है वो अध्याय चल रहा था। उसका सामान्य परिचय हमने देख लिया। अब हम जो है जनसंख्या का स्थानीय वितरण किस प्रकार है भारत के अंदर 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वो क्षेत्र आते हैं जहाँ जनसंख्या जो है ज़्यादा रहती है या वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है ज़्यादा है। तो जो ये इस प्रकार की आकृति दिखाई गई है हमें डॉट डॉट वाला क्षेत्र जो है ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या किस प्रकार रहती है, सघन रूप में रहती है। ठीक है, ज़्यादा लोग रहते हैं इन क्षेत्रों के अंदर। इसके अंदर हमारा एक तो तटीय भाग में पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ठीक है, गुजरात तक का जो हमारा भाग है। दूसरा, पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है ये पर्वतीय क्षेत्र के नीचे नीचे की तरफ सहारे होके और पश्चिम बंगाल तक हमारे बिहार झारखंड और वाला जो क्षेत्र है वो, और उत्तर प्रदेश ये वाला जो क्षेत्र है ये इस सघन जनसंख्या वैसे क्षेत्र में आता है। और थोड़ा सा क्षेत्र जो है वो असम का। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। और मध्यम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं इसके अंदर मध्यवर्ती भारत या प्रायद्वीपीय पठार वाला जो क्षेत्र है हमारा वो क्षेत्र इसके अंदर आता है। इसके अंदर देखिए, एक तो राजस्थान का जो दक्षिण उत्तर पूर्वी मैदानी भाग है वो, और दक्षिणी हाड़ौती का पठार, गुजरात का थोड़ा सा भाग है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और गोवा तो तटीय भाग में आ गया, सघन जनसंख्या के अंदर आता है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के ऊपर जो है हमारे उड़ीसा वाला क्षेत्र, और पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्यवर्ती जितने हमारे जिले हैं, सॉरी जितने राज्य हैं वो सब क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा देखो, जिन क्षेत्रों के अंदर इसमें कुछ क्षेत्र जो हमारे मेघाल पर्वत श्रेणी है ये वाला जो क्षेत्र है पर्वतीय विंध्याचल और सतपुड़ा वाली पहाड़ियों का। इसके अलावा इधर महेंद्रगिरी पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, और वृष्टि छाया जो प्रदेश है मध्य भारत के अंदर, इन क्षेत्रों को छोड़ के शेष क्षेत्र जो है यहाँ पे मध्यम जनसंख्या क्षेत्र पाए जाते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जो पार्ट है वो नागालैंड और मणिपुर वाला क्षेत्र भी इसके अंदर आता है। इसके बाद शेष जो क्षेत्र बच गए हमारे, जिसके अंदर हमारे पर्वतीय प्रदेश या सीमांत जो हमारे क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख, इसके बाद उत्तरांचल और सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, ये वाले जो क्षेत्र हैं, और ये वृष्टि छाया प्रदेश की बात हो गई। और राजस्थान का जो हमारा थार वाला जो क्षेत्र है, थार भूस्थल वाला, गुजरात में कच्छ के रण वाला, इन क्षेत्रों के अंदर जो है निम्न जनसंख्या क्षेत्र होते हैं। इसके पीछे जो है कई सारे सामाजिक कारक भी जिम्मेदार हैं, सामरिक महत्व की जो है उनकी भी जिम्मेदारी है, मतलब जो इसके लिए उत्तरदायी है। इसके अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी, और उच्चावत जो है वो भी जो है इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है जनसंख्या के स्थानीय वितरण के लिए। आगे हम चलते हैं। देखिए, ये कारक स्थान व काल के संदर्भ में परिवर्तनशील होते हैं। अलग अलग स्थान पर और अलग अलग समय के आधार पर जो भी क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ये निश्चित भी है कि इन कारकों का एकाकी रूप में नहीं अपितु सामूहिक रूप से प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं किसी एक कारक के जो प्रभाव के कारण जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान हो गया। ये लगभग कई सारे कारक जो होते हैं इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि परक है, मतलब कृषि आधारित है। यहाँ ज्यादातर लोग किसका कार्य करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। अच्छी कृषि के विकास में सहायक तत्व भी जनसंख्या वितरण को नियंत्रित
करते हैं अच्छी कृषि के लिए। जैसे अच्छी कृषि के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो तापमान जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, अनुकूल होना चाहिए। दूसरा, वार्षिक वर्षा जो है वो भी होनी चाहिए, आर्द्रता भी होनी चाहिए, ठीक है, बाजार वगैरह ये चीजें तो है, लेकिन ये जो सब चीजें जो है जहाँ होती है वहाँ कृषि क्षेत्र ज्यादा होता है, सिंचाई की व्यवस्था जहाँ होती है, पानी जहाँ होता है, अच्छी उपयुक्त भूमि जहाँ होती है, समतल मैदान वगैरह वाले जो क्षेत्र होते हैं वो जहाँ होते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर भी जो है जनसंख्या ज्यादा निवास करती है या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनको इस प्रकार हम देख सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण अनेकों कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ विद्वान जो है प्राकृतिक कारकों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्लार्क के मत में आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी विकास, सामाजिक संगठन, सरकारी नीति आदि कारक जनसंख्या वितरण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उसको हम संक्षेप में इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले आता है जलवायु, जो एक प्रकार से क्या है, भौतिक कारक है। जलवायु मानव बसाव को नियंत्रित करने में जलवायु इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अत्यधिक शीतल जो क्षेत्र हैं, अत्यधिक शीतल और अत्यधिक उष्ण तथा अति आर्द्र जलवायु मानव निवास एवं उसकी क्रियाकलाप के लिए अनुपयुक्त होती है। अत्यधिक शीतल जो हमारे टुंड्रा प्रदेश है जहाँ ठंड ज्यादा होती है, ठीक है। अत्यधिक उष्ण वाले जो क्षेत्र हैं एक प्रकार से मरुस्थल प्राय, ठीक है, और अति आर्द्र जहां बारिश ज्यादा होती है, अधिक होती है। ये जो तीनों क्षेत्र हैं मानव के बसाव के लिए और उसकी आर्थिक क्रिया जो होती है उसके लिए अनुपयुक्त हैं। ज्यादा ठंडा प्रदेश होगा तो वहां पे जो है वनस्पति का भी अभाव होगा, वहां संसाधनों का दोहन भी नहीं किया जाएगा और धरातल के ऊपर एक प्रकार से बर्फ जमी हुई होगी और वहां निवास के लिए केवल जनजातियां होती है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर भी जो है जनसंख्या जो है वो निवास नहीं करती। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है यहाँ लोगों के लिए ना तो आजीविका के लिए कोई साधन होता है, भोजन वगैरह जो है उनकी भी कमी होती है, इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या कम निवास करती है। वनस्पति होती नहीं है और होती भी है तो केवल कटीली झाड़ियों के रूप में होती है। और अति आर्द्र जो क्षेत्र है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ जो भूमि है वो किस प्रकार की हो जाती है, दलदली हो जाती है और उस क्षेत्रों के अंदर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं और उन वनों के अंदर जो है कई सारी बेलें लताएं होती है, धरातल तक धूप नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ भी आर्थिक क्रियाएं जो है नहीं की जा सकती। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या निवास नहीं करती है, लेकिन बहुत न के बराबर, या फिर वहाँ पे जनजातियाँ निवास करती है, आदि जो जनजातियाँ हमारी वही निवास करती है। मनुष्य जो है उसके लिए आदर्श परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं होती। इसी कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान का सूक्ष्म मरुस्थल एवं पूर्वी हिमालय बहुत कम आबाद है। तराई के क्षेत्र में देखो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचाई है, बर्फ का जमाव होता है, इसलिए यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है और जनसंख्या निवास कम करती है। दूसरी ओर ये हो गया कौन सा, अतिशीत प्रदेश, ठीक है। राजस्थान का शुष्क मरुस्थल एक प्रकार से कौन सा क्षेत्र हो गया, उष्ण क्षेत्र हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ भी जनसंख्या निवास कम करती है। और पूर्वी हिमालय का जो हमारा क्षेत्र है, चेरापूंजी, मानसिंह ग्राम, मेघालय वाला जो क्षेत्र है जिसे हम मानसिंह ग्राम कह सकते हैं, मेघालय ग्राम से ग्राम, तो यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है 1300 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। जहाँ नियमित रूप से इतनी बारिश होती है तो वहाँ भी जनसंख्या जो है कम निवास करेगी, ठीक है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र जहाँ ठंडा प्रदेश ज्यादा है, जहाँ शीत है वहाँ